संचालित नेट विविध छात्र। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फिलर फॉर्म में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। आप सभी को पता है आपके सीटेट के एग्जाम नजदीक हैं, तो आपके एमसीक्यू स्टार्ट हो चुके हैं। आप जितने कवर कर सकते हो एमसीक्यू को, तो जितने कवर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको अब यही टाइम है आपको रिकवर करने का। आपके जितनी भी रही है वो सभी अभी एमसीक्यू में ही क्लियर हो सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल जितना हो सके उतने एमसीक्यू आप स्टार्ट कर दीजिए। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं, उतने आप लगे रहिए। ठीक है, तो चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सुजाता जी, कीर्ति जी, सोरिया जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो, तो ज्वाइन कीजिए सभी, अपने अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए क्लास को। तो देखिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। और जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया, शेयर भी करना है, आप सभी का फर्ज बनता है। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो साथियों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। जिससे आपको क्या होगा, कोई पीडीएफ होगी उसके बारे में, नोट्स होंगे उसके बारे में, या कोई क्लासें बाय चांस आपकी नहीं होती है उसके बारे में, क्लास एक्स्ट्रा आपकी होती है उसके बारे में, सभी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है वहां पर। ठीक है, अगर हैंड टू हैंड कोई भी काम होता है तो वहां पर आपको बता दिया जाता है। ठीक है, देखिए कीर्ति जी, आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो उसके लिए तो मैं कह नहीं सकता कि आज आपके क्लियर ही समझ में आएगा। देखो, जिसने बेसिक से पूरी क्लासें देखी है तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पहले पूरी क्लास में पूरी समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके पिछले वाले टॉपिक से आप इसमें कनेक्ट हो सके। ठीक है, उसकी जरूरत ही ना पड़े, लेकिन फिर भी आपको वो क्लासें देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं एग्जाम की दृष्टि से। और खास तौर पे मैंने कहा कि उन क्वेश्चनों को तो आप सोल्व कर ही लीजिए, जिससे आपके सारे आसान हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनमें से ही बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो पूरी क्लासें लगभग थ्योरेटिकल पूरी क्लासें हो चुकी है। जितनी भी मैथ की क्लास थी आपकी थ्योरेटिकल कंप्लीट है, और जितने एमसीक्यू स्टार्ट है वो सभी की एमसीक्यू स्टार्ट हो चुकी है अभी। ठीक है, और जिन्होंने अभी क्लास नहीं देखी है आपने तो क्लास जरूर देख लीजिएगा। और एक बार मैं और बता देता हूँ, जो भी नए विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं, देखो सीटेट और एचटेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सीटेट के लिए है। देखिए यहाँ पर आपकी 9 बजे क्लासें होती है, 9 बजे आपकी क्लास होती है सोशल स्टडी की। ठीक है, सभी को पता है इस चीज का। और मैथ की क्लास आपकी 10 बजे होती है, फिक्स यही टाइम रहेगा। ठीक है, इंग्लिश की क्लास आपकी 1 बजे होती है, सीडीपी की क्लास आज 3 बजे होती है, ईवीएस की 6 बजे, और आरती मैम की हिंदी की क्लास होती है अंत में 10 बजे। ठीक है, चलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलो, तो हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर एकदम फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर करवाए जाते हैं। साइंस के क्लास भी अपलोड कर दी जाएगी जल्द ही। ठीक है, और शुरू करते हैं हम हमारी जो एमसीक्यू की क्लास है। आज मैं आपको एक आध क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको उसके दूंगा। ठीक है, इस प्रकार हम मैं कुछ क्वेश्चन देंगे आपको। ठीक है, एक आध क्वेश्चन में बीच बीच में से स्क्रीनशॉट दुआ दूं, ले लेना आप। मैं बता दूंगा कि इस क्वेश्चन को आप करके लाना है। फिर हम उस क्वेश्चन के बारे में कल बात करेंगे, जिससे आपका होमवर्क भी हो जाएगा और अपना काम भी बन जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका टाइम भी नहीं लगेगा ज्यादा। देखो कीर्ति जी, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि देखो मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं
वो लगभग सेम होते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम दो। अगर मैं आपको एचसीएफ एलसीएम सिखा रहा हूँ, ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं एचसीएफ एलसीएम सिखा रहा हूँ, तो आप जितना भी एग्जाम में कहीं भी देख लीजिए, अभी हमारे तो यहाँ पर सीटेट और यूजीसी नेट के ही क्लासें होती है, ठीक है, सभी को पता है इस चीज का, ठीक है। केवीएस एनवीएस की होती थी पहले, उनको अभी कुछ टाइम के लिए ऑफ कर दिया गया है, बाकी वो टॉपिक सेम वही रहते हैं, कोई बाई चांस थोड़ा सा फर्क होता है। एचसीएफ एलसीएम हो गया, तो इसमें से जिस प्रकार के क्वेश्चन यूजीसी नेट में देखने को मिलेंगे आपको, उसी प्रकार के आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। और विश्वास नहीं है तो आप दोनों किताबों को मैच करा लीजिए, सीटेट में जो सीएफ एलसीएम के क्वेश्चन है वो लगभग सेम से ही क्वेश्चन है, ठीक है, और कितने ही क्वेश्चन तो इसी प्रकार सेम इसमें डिट्टो मिल भी जाते हैं, ठीक है। और जो ये क्लास होती है वो सिर्फ और सिर्फ सीटेट के लिए है, सीटेट एमसीक्यू यहाँ पे चल रहे हैं, थ्योरेटिकल क्लासेस जितनी भी है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कहा जा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को भी मिले होंगे, एग्जाम में भी देखने को मिले होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या। तो मैंने आपको दो दो चीजें सिखाई थी कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आपको क्या निकालते हैं, सबसे छोटी बोलते हैं तब क्या निकालते हैं, ठीक है। इन चीजों के बारे में मैंने आपको पहले ऑलरेडी समझा दिया था, ठीक है, बताया था कि नहीं बताया, बताया था, बिल्कुल 100% बताया था, पता है आप सभी को। चलो, तो देखिए, फर्स्ट में बी आंसर आ रहा है, ओके, फर्स्ट में बी आंसर आया है सुमन जी का। देखिए बात ऐसी है, आपको सबसे पहले क्या चीज लेनी है, वो चीज आपको ध्यान में देखनी है। देखो यहाँ पर पूछी है सबसे बड़ी संख्या, और मैंने क्या कहा था, सबसे बड़ी, अगर सबसे छोटी संख्या पूछते हैं तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, सबसे छोटी पूछता है तो, ठीक है, सबसे छोटी। और दोस्तों अगर आपसे सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या जिसमें 2300 और 3500 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः आपके पास शेषफल 32, और क्रमशः, क्रमशः का मतलब समझते हो, क्रमशः का मतलब 2300 जो आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, 2300 दिया हुआ है वो तो 32, ठीक है, शेषफल बचेगा ना, यानी वो संख्या आपकी होगी जो पूरी पूरी तरह भाग जाएगा, वो संख्या कौन सी होगी, 32 माइनस कर दो तो ये ऐसी संख्या होगी, वो ऐसी संख्या यानी 2268 ऐसी संख्या होगी जिसमें वो जो भी संख्या है उसमें पूरी पूरी तरह डिवाइड होगा ही, ठीक है, ये बात समझना, ठीक है। उसी प्रकार आपको क्या करना है, जो 3500 से विभाजित नहीं होगी, 3500 से विभाजित होने पर तो 56 शेषफल बचता है, लेकिन एक ऐसी संख्या है, यानी ये वाली ऐसी संख्या है, कितना बचा, 3444, ठीक है, तो ये संख्या जो बची है वो पूरी पूरी तरह डिविजिबल है, यानी ये दोनों संख्याएं उस संख्या से क्या होगी, डिविजिबल होगी, ये ध्यान रखना है। अब दोनों का एचसीएफ लेना मैंने आराम से सिखाया है, किसी को भी नहीं आता तो मैं एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर इसके गुणनखंड करना चाहो तो गुणनखंड कर लो, अगर गुणनखंड में फिर भी आपको परेशानी आती है तो मैंने आपको एक सबसे सिंपल जो हम बचपन से करते आ रहे हैं वो तरीका आजमा लो, ठीक है। यानी पहले 2268 का लेंगे एलसीएम, तो हम सबसे पहले 2 रखेंगे, 2 रखने पर आपके देखो 1134 आ जाएगा, ठीक है, फिर हम 2 से करेंगे तो फिर कितना होगा, 567 हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर देखते हैं तो अगर देखो 567 में हम पहले 3 से काट के देख लेते हैं, कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से तो कटने वाला है नहीं क्योंकि 7 है यहाँ पर, ठीक है। तो अब 3 से कटेगा तो 189 हो जाएगा, कितना होगा, 189। उसके बाद में अगर मैं 3 से काटता हूँ, बिल्कुल कर रहा है, 3 छंग 18, 3 तिया 9, तो यानी 63 बनता है, ठीक है। फिर कट रहा है, 3 से कटेगा तो बिल्कुल 21 हो जाएगा, और 21 को मैं 7 से कैंसिल कर देता हूँ, 7 तिया 21 होता है, ठीक है, 7 या 21 होता है, या 3 से काटूंगा ना तब भी आपका क्या करेगा, पहले 3 से काट लो, या 3 से काट लो तो एक ही बात है, सिंपल। ये आपका, ये तो 2 से डिविजिबल, इस प्रकार से डिविजिबल है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं, इस संख्या का भी हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं,
ठीक है, दोनों का पहले गुणनखंड कर लो जिससे आपके सारे आसान हो जाए। एचसीएम निकालना चाहो तो एचसीएफ, एलसीएम निकालना चाहो तो एलसीएम। ठीक है, आपको निकालना तो पड़ेगा, ये तरीका आपको करना ही पड़ेगा। देखो 2 से करते हैं तो देखो 2 एकम 2 हो गया, 2 स्तंभ 14 हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, फिर मैं 2 से काटता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 अंटे 16 बनता है, 2 छकी 12 और 2 एकम 2। ठीक है, उसके बाद में मैं फिर से करता हूँ, तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से करके देखते हैं। तो 3 दूनी आपके पास 6, तीनों अंटे 16 और 3 सात 21, बिल्कुल सही है, 3 से कैंसिल हो गया है। 7 से काट के देखते हैं, 7 चौक 28 हो गया, 7 एकम 7 हो गया। फिर उसके बाद में देखो 41 से देना है, 41 बन जा 41। अब ये देखिए आपके ये जो आए हैं वो क्या है, इनके गुणनखंड है। ठीक है, आपको ये बेसिक ये तरीका तो आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालते तब निकालते एलसीएम जब यहाँ क्या पूछा जाता, सबसे छोटी संख्या। ये बात ध्यान रखना है, यही आपको घुमाने वाली चीज है। इस पे जिसने ध्यान नहीं दिया उसका गलत होने की पूरी कोशिश होगी उनकी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी पूछता है तब तो आपको एचसीएफ निकालना है। और मैंने एचसीएफ के तरीके सिखाया है, क्योंकि देखो इसमें 2 है एक जोड़ा, ये है, इसमें दोनों का जोड़ा बनाना है, इसमें 2 है तो इन दोनों की बल्टी में क्या रख देता हूँ, एक बार 2 रख देता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार देखो दूसरा भी आपके पास 2 बन रहा है, इसमें भी 2 है तो मैंने फिर से 2 लिख दिया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है और इसके अंदर भी आपके पास 3 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, तो मैं भी यहाँ पर 3 रख देता हूँ। उसके बाद में देखिए फिर आपके पास यहाँ पर 3 नहीं है कहीं भी, 7 दिया हुआ है, 7 इसमें भी है, बिल्कुल 7 इसमें भी है, तो मैंने यहाँ पर भी रख दिया 7। अब बाकी कोई सी भी चीज इसमें नहीं मिल रही, 41 बस लास्ट है इसमें और 41 इसमें नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना, बस यही है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपका एचसीएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका एचसीएफ आ जाएगा। 2 दूनी 4 हो गया और 4 3 12 और 12 स्थान 84, यानी 84 आपका आंसर होना चाहिए। अब बता दीजिए यहाँ में किसी को कोई प्रॉब्लम है, देखो छोटा सा है, आपको बस कैलकुलेशन में यहाँ चीज ध्यान रखनी है कि आपको एचसीएफ पूछा जाता है या एलसीएम, बस और कुछ भी। देखो यहाँ पर क्रमशः शेषफल बच रहा है, उस शेषफल को पहले जो संख्या दी हुई है उसमें से माइनस कर दो, और जो संख्या आपके पास आई है उसका एचसीएफ निकालना है, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछते हैं तब। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। ठीक है, ये गलती अब नहीं होनी चाहिए। क्लियर, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो तो यहां तक तो सभी का क्लियर है। यहाँ पर बस आपको ये एचसीएफ एलसीएम की माया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बस मैंने ये शब्द ही समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं। अब आज कोशिश मैं ये करूंगा कि आपका एचसीएफ क्लियर हो जाए, जितना कोशिश करूंगा मैं ये कि एचसीएफ पे कोई क्वेश्चन आपका नहीं रहे। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, आंसर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सेम डिट्टो उसी तरीके का है। सबसे बड़ी संख्या जो 729 और 901 को विभाजित करने पर क्रमशः 9 और 5 शेष फल देती है। ठीक है, ये बताना है, सभी को आंसर देना है, चाहे आंसर कुछ भी हो आपका। ठीक है साथियों, बिल्कुल आंसर दीजिए, जैसा भी हो। सबके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन इसके होंगे, 4-5 क्वेश्चन उसके होंगे। ठीक है, इस प्रकार आपकी पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम तक तो हम सारे टॉपिक भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बस आप बने रहिए, क्वेश्चनों को इग्नोर मत कीजिएगा। भाई क्वेश्चन थोड़ा टफ दिख रहा है तो आप उसे छोड़ दो। देखो एग्जाम की दृष्टि से जितने कोशिश है मेरी बन सकती है, मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से जितने क्वेश्चन उस अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं मैं वो सभी करवाने की कोशिश पूरी करता हूँ। ठीक है, कि एग्जाम में अगर आपको इस प्रकार का भी क्वेश्चन देखने को मिले तो वो भी छूटे नहीं। 2 में बी आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें देखिए देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या पूछते ही आपको दिमाग में क्या लाना है, एचसीएफ। यही बात कही गई है ना, मैंने बार बार ये एक ही चीज समझाई है पूरी आपको। ठीक है, जिससे आपका कोई परेशानी ना रहे। अब देखिए आगे 729 दिया हुआ है और 901 दिया हुआ है, तो यही बात मैंने कहा है कि 729 दिया हुआ है, उसमें से आपको 9 माइनस करना है, क्योंकि क्रम से दिया हुआ है, यानी पहले तो 9 पहले वाली संख्या में से, और जो दूसरी वाली संख्या है उसमें आपको 5 घटाने हैं। तो देखते हैं संख्या क्या आती है आपके पास। आपके पास एक तो ये 9 घटता है, 720 होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको 900, ये कितना हो जाएगा, 896 हो जाएगा।
ठीक है। अब एक बात कीजिए, ध्यान में रखोगे तो आपका ये गुणनखंड कर लीजिएगा, इसका गुणनखंड बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपको इसका एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ देखो यहाँ पर करोगे वही गुणनखंड करना पड़ेगा आपको, और वही गुणनखंड में आपके आंसर आ जाएगा कितना, 16। कितना आएगा दोस्तों, 16 आपका राइट आंसर होगा एचसीएफ के अंदर। ठीक है, फिर भी निकालना चाहते हो तो वो एलसीएम कीजिए आप। ठीक है, अगर उससे नहीं होता तो आप गुणनखंड भी कर सकते हो, और गुणनखंड वही आते हैं जो आपके इधर एचसीएफ में आते हैं। ठीक है, तो आपका एचसीएफ दोनों का कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, यानी 16 एक ऐसी संख्या है जो इससे और इससे सबसे संख्या तो छोटी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो आपका क्या हो जाएगा, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर वो ऐसे ही निकालना है आपको, अगर संख्याएं बड़ी लग रही है तो आपको एचसीएफ उसी प्रकार निकालना है। ठीक है, जब भी संख्या बड़ी हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहां पर एचसीएफ निकाल लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपके सामने बनेगा। चलो, तो यहाँ पर आपका 16 आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बहुत मैं आपका मदद कर देता हूँ। ठीक है, इसमें देखिए 3 टैंकरों में से क्रमशः 403 लीटर, ठीक है, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता पूछता है, अधिकतम क्षमता पूछा है। ठीक है, तो मैंने न्यूनतम क्षमता के लिए कहा था कि न्यूनतम क्षमता पूछता है तब क्या करते हैं, तब आप क्या निकालते हैं, कोई बात नहीं, मैथ वीक है तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके भी सिखाए हैं। देखो, हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है ना, शॉर्टकट नहीं होता है हर चीज का। शॉर्टकट हो सकता है अगर आप खुद ही रास्ता बनाओ। ठीक है, कोशिश करो, देखिए आपको अगर शॉर्टकट मिल जाए तो मेरे, देखो हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, अगर जिस चीज में शॉर्टकट बनता है तो मैं खुद आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपकी नजर में अगर कोई शॉर्टकट हो तो अपने दोस्तों साथियों को भी सिखाइए। ठीक है, जिससे आपका क्या है कि आपकी नॉलेज कम नहीं होगी, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए अगर आपको शॉर्टकट मिल जाए, लेकिन शॉर्टकट हर चीज में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कुछ चीजें होगी उसका शॉर्टकट किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी इसका शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, या हमें नहीं आता है, या इसका शॉर्टकट है ही नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसका शॉर्टकट है ही नहीं। देखो कुछ भी हो सकता है, कोशिश करो, अगर आपके शॉर्टकट आता है तो सभी को बताइएगा। ठीक है, वैसे सब किसी चीज का शॉर्टकट नहीं होता है हर चीज का। ठीक है, आपको सीढ़ी बाय सीढ़ी ही चढ़ना पड़ता है। वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो ऐसे करते हैं कि मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। चलो, ठीक है, उससे आपका हैबिट बैठ जाएगी। चलो, 3 टैंकर क्रमशः आपके पास 403 दिया हुआ है। एक तो आपके पास कितना दिया हुआ है, 403 दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है 434 दिया हुआ है, और 465 दिया हुआ है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपके पास दी हुई है। अब बात करते हैं हम अधिकतम क्षमता की। देखो, अगर आपको एक बात और बता देता हूँ, बात ऐसी है, आप ऑप्शन को लेना सीख जाइए। ऑप्शन को मतलब समझते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ऑप्शन, अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो आपको कोई भी इतना टफ नहीं लगेगा। देखिए, मैं आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो मैंने 403 लीटर रखा, और 434, 465 लीटर डीजल होता है। ठीक है, 3 टैंकर है और उसके अंदर यही खासियत है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा, ये 3 आपके पास दिए हुए हैं और अधिकतम क्षमता पूछता है, तो आपको निकालना क्या है, इन तीनों की क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब देखो एक खास बात, देखिए मैंने कहा कि यहाँ पर देखो, मैं अगर 4 से डिवाइड करता हूँ यानी 84 लेता हूँ। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या करना है, आपको सबसे अधिकतम मतलब एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो सबसे छोटी संख्या की लेकर चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर देखो 4 लेते हो तो 4 से तो 4 डिवाइड हो जाएगा, मान गए भाई 4 से 4 डिवाइड है। क्या 4 से 3 डिवाइड होता है क्या, होता है क्या, ये बताइए, होता है क्या, नहीं होता है। 4 से 3 डिवाइड नहीं होता है, तो आपका आंसर ये तो बन ही नहीं सकता।
ठीक है, नहीं बन सकता किसी भी हालत में। और 84 से आपका देखो ये 5 वाला भी डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो आपको ये तो आंसर होने के कोई चांस ही नहीं है। अब आपका दूसरा चांस बनता है, ये देखिए 62। 62 में आपको ये देखना है कि 62 से डिविजिबल है क्या 3, है क्या नहीं। मैंने डिविजिबल के रूल भी आपको सिखाए हैं, 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल। अब बताइए 2 से ये दोनों डिविजिबल है क्या, 3 डिविजिबल है, 5 डिविजिबल है, नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो दो तो आपके आंसर वैसे ही गलत हो चुके हैं, देखते ही आपके आंसर गलत हो चुके हैं। अब देखिए 1 एक ऐसी संख्या है जिसमें आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 को भी डिवाइड कर सकते हो और 5 को भी डिवाइड कर सकते हो। लेकिन बात ऐसी है, यहाँ पर 31 है और यहाँ पर 41 है, होगा तो या तो इसमें से या इसमें से, दो ही संख्या ऐसी है आपके पास जो आपका हो सकता है आंसर। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, अधिकतम समता पूछता है यानी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब आपको इन दोनों में से छोटी संख्या चूज करनी है। क्या करनी है, इन दोनों में से छोटी, एक बार ध्यान से समझिएगा तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इनमें से दोनों में से छोटी संख्या चूज करोगे तो हम पहले 31 को रख लेते हैं। तो इसका एचसीएफ में एक बात बताइए, गुणनखंड में आपका 31 होना चाहिए, ठीक, क्या होना चाहिए, गुणनखंड में 31 होना चाहिए। एक बात बताइए, मैं अगर 31 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना 403 बनता है ना, 3 और 4 थी बार, 3 तिया 9, 3 तो आपके पास ये बन गया है, ठीक है। तो आपके पास 3 और आपके पास 3 से तो नहीं कटेगा, 13 से करके देखते हैं। 13 3 39 आपके पास होता है, 13 3 13 एकम 13, 3 रख दिया मैंने, ठीक है, 3 रख दिया, 1 हो गया, 13 3 39 एक 40, ठीक है, 403 हो गए, ठीक है। मतलब गुणनखंड मैंने गुणा किया है इसको, 31 है ना आपके पास, 31 ध्यान से देखिएगा, 31 दिया हुआ है, 31 को मैं कितनी संख्या से गुणा करूं कि 403 आ जाए। अगर 31 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 403 नहीं आता है तो आपका आंसर ये यही गलत हो जाएगा। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब, एक बार ध्यान से सुन लेना, आपके पास यही सबसे बेस्ट ट्रिक है, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको अगर एक बार ध्यान से समझ लिया आपने तो मैं कह रहा हूं कि गुणनखंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप आंसर करना सीख जाओगे। देखो ऑप्शन आपको नजर में रखने ही रखने हैं साथियों, जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। अब इसमें देखिए क्या 31 का गुणनखंड है क्या, इसमें 31 है क्या, इसमें डिविजिबल करके देख लिए, 31 है आपके पास। और अगर मैं 31 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं और 7 को 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है, यानी 7 दूनी 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पहले 13 से किया है, अब 14 से कर लेते हैं। 14 से करोगे तो आपके पास कितना बनता है साथियों, बिल्कुल आपके पास बनता है 434, ठीक है, करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करना, 7 दूनी 14 से मल्टीप्लाई किया है, इसको पहले 13 से, इसको 14 से, फिर संख्या बढ़ रही है, 31 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 15 से, ठीक है, फिर कितना बनता है, ये बिल्कुल 15 थी 45 रेख 46, यानी कि आपके पास ये बनेगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो एक बात बताइए, इसमें कॉमन चीज सभी के अंदर क्या है, 31 31 31, तो आपका एचसीएफ क्या हुआ, और देखो कोई भी चीज इसमें कॉमन नहीं मिल रही, 31 आपका राइट आंसर होगा। अब एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से जिसने देख लिया है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके किसी भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगी। देखिए मैं अभी आपको और ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझा दूंगा, ठीक है, वैसे वो क्वेश्चन भी करोगे तब भी आपका इसी प्रकार आंसर हो जाएगा। एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने आपको जो तरीके समझाए उसको ध्यान से देखोगे तो आपके किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यही तरीका हम अगले वाले क्वेश्चन में अपनाएंगे, ठीक है। देखते हैं इसका राइट आंसर बिल्कुल 1 हो जाएगा। अब एक बात यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम जो अभी इसी तरीके से कर रहे हैं उसी तरीके से करना है, ठीक है, जिससे आपका आसान हो जाए आंसर, ठीक है। चलो तो हो जाइए शुरू, देखते हैं कितनों का आंसर सही होगा। देखिए देखो 84 दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 84 गणित की किताबें हैं। देखो ये क्वेश्चन यही है या अलग है, ये भी देख लेना, कहीं वही क्वेश्चन हो या अलग क्वेश्चन हो। तो 84 गणित की किताबें हैं, यानी मैथ की किताबें आपके पास कितनी है, 84, ठीक है, किताबें। 90 बुक्स फिजिक्स की है आपके पास, फिजिक्स आपके पास दी हुई है, फिजिक्स की आपके पास दी हुई है कितनी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिजिक्स, आधी रहने देते हैं, फिजिक्स आपके पास है कितनी, 90 है, ठीक है। उसके बाद में आपको बता देता हूं मैं, भौतिकी की दे दिया हमने 120, रसायन यानी केमिस्ट्री की किताबें कितनी है, केमिस्ट्री की आपके पास किताबें दी हुई है 120, यही बात है। आगे पूछो, रसायन विज्ञान की किताबों को विषयवार ढेर करना है, ठीक है, प्रत्येक स्टेक में कितनी पुस्तकें होगी ताकि प्रत्येक स्टेक की ऊंचाई भी समान हो। एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर संख्याएं बड़ी हो, इन तीनों से संख्याएं बड़ी हो तो आपको निकालना है एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, एलसीएम, नहीं तो फिर आपको देखो छोटी छोटी संख्या देनी है तो एचसीएफ निकालना है।
अगर जिस क्वेश्चन में समझ में नहीं आए ऑप्शन में देख लेना। ऑप्शन में अगर इन जो आपके पास तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शनों से अगर कोई बड़ी संख्या या इन्हीं में से कोई संख्या मिलती है तो आपको एलसीएम निकालना है, ध्यान रखना। और इन सभी से छोटी अगर कोई संख्या मिलती है तो उसका मतलब समझ लेना कि आपका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में अगर समझ में नहीं आया कि इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम, तब आपको ये काम करना है। ठीक है, अन्यथा आपको जो चल रहा है वैसे समझ जाओगे, नहीं समझे तब ये काम करना है। अब वही काम करेंगे जो हम पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे कि किस प्रकार हम उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब एक ध्यान से देखिएगा हर क्वेश्चन की तरफ कि इस क्वेश्चन में आपका आंसर ये हो सकता है या नहीं। ठीक है, उसी टाइप से कीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर गुणन छोटी संख्या मिलती है तो सीधा गुणनखंड कर लीजिए। अगर तीनों देखो छोटी संख्या मिलती है आपको पास तो सीधा गुणनखंड कर लो। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 स्तंभ 84। अगर सीधा भी गुणनखंड करोगे ना, देखो सीधा गुणनखंड करते हैं हम। देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, गुणनखंड कर देता हूँ मैं 2 मिनट के लिए। 6 दूनी 12 और 12 स्तंभ 84। ठीक है, अब ये 6 तो लेने ही लेने हैं आपको सभी में, क्योंकि ये आपके पास वैसे तो मैं टुकड़े करते तो ये नहीं होता। ठीक है, और अब ये करना है 6 से काटूंगा तो 6 पंजे 30 होता है और 30 दिया 90 बनता है। ठीक है, इसका गुणनखंड ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। उसी प्रकार क्या करेंगे, 6 दूनी 12 होगा और 12 पंजे 60 और 60 करूंगा 2 बार तो 120। तो एक बात तो ये ध्यान रखना है कि आपके पास देखो यहाँ पर तीनों में 6 है और मैंने 6 इसीलिए रखे हैं, नहीं तो मैं 2 गुणा 3 भी रख सकता था इसकी जगह, लेकिन मैंने 6 रखा है क्योंकि मैंने पता चल गया था कि ये भी 6 से सभी से डिविजिबल है इसलिए। ठीक है, तो मैंने 6 रखा है, तो 6 रखा है, 6 रखा है, तो 6 तो आपका कॉमन है। अब बताइए इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, नहीं रख सकते। ठीक है, इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है दोनों में, तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे, इजी हो जाएगा, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, तो इसमें तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, 6 बिल्कुल ज्योति जी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 6 आपका राइट आंसर है। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आंसर पूछा जाता है। और सबसे पहली बात, एचसीएफ निकालनी हो तो सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले उठाना है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, पहले 6 को उठाइए, 6 के बाद में उठाना आपको 12 को, 12 के बाद में उठाना 18 को, 18 के बाद में फिर अंतिम संख्या को उठाने की जरूरत नहीं है। अगर इन तीनों में आंसर नहीं आता है तो निकाल के ट्राई मत कीजिए, बस सीधा टिक लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो 3 में ऑप्शन नहीं है तो कंफर्म है कि चौथा तो आपका आंसर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो वो काम करना है आपको। ठीक है, आप चारों देखो 3 निकालने के बाद भी आपका आंसर नहीं आया है तो आपको फिर 4 के टिक लगाना ही लगाना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कहीं 4 को भी निकालने बैठ जाओ 3 के बाद में भी, ऐसा नहीं करना है। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके क्वेश्चन है आपके सामने है। ठीक है, दूध विक्रेता दिया हुआ है 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोड का दूध है। ठीक है, 63 लीटर डबल टोड दूध है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या हुआ। डिब्बी पैक करना चाहता है, प्रत्येक में समान लीटर दूध हो। ठीक है, ऐसा वह किसी भी 2 प्रकार के दूध को एक कैन में नहीं मिलाना चाहता, तो कम से कम डिब्बे की आवश्यकता होगी। कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले आपको वही काम करना है जो बताया जा रहा है। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा पूछता है तब हमेशा एचसीएफ निकालना है, बिल्कुल ज्योति। ठीक है, बिल्कुल। मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन समझ में ना आए, ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका आपका क्या है कि इन ऑप्शन में देखिए। ऑप्शन में अगर मैंने आपको कहा है, ऑप्शन में अगर देखो 21 लीटर दिया हुआ है, ठीक है, 42 लीटर दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है 63 लीटर। अगर इन तीनों से बड़ी संख्या है तो मतलब आपको क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, इन तीनों से अगर कोई छोटी संख्या है तो वो है एचसीएफ। तो एक बात बताइए, इन तीनों से आपको क्या छोटी संख्या दी हुई है ना सभी, यानी एलसीएम तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म पता है, एलसीएम तो नहीं होगा क्योंकि बड़ी होनी चाहिए तीनों से, इसलिए।
तो अब इसमें ऑप्शन देखिए, एचसीएफ निकाल लीजिए, तीनों का एचसीएफ निकालिए, छोटी छोटी संख्या है, देखो 7 का कितना होगा, 7 तिया 21, यही होगा ना, 7 छंग 42, ठीक है, और 7 8 56, 7 9 63, ठीक है, यही होगा। अब 6 का भी टुकड़ा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 हो गया और 3 तिया 9 हो गया। अब एक बात बताइए, 7 3 7 3 7 3, सभी के अंदर 7 3 है, तो 7 तिया 21 आपका राइट आंसर होगा। बस इतना सा खेल है, कोई ज्यादा बड़ा खेल नहीं है। कितना होगा इसमें, बिल्कुल, तो कितना राइट आंसर है आप सभी का, आपका राइट आंसर है 21। क्या आंसर है, 21। ठीक है, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल इसमें एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, बिल्कुल, 42 लीटर टोड का दूध है, 63 लीटर डबल टोड का दूध है, ओके। यदि वे उन्हें डिब्बे में पैक करना चाहता है, ओके, ताकि प्रत्येक में समान लीटर दूध हो, ठीक है, वह किसी भी दो प्रकार के दूध को कैन में नहीं मिलाना चाहता है, तो कम से कम डिब्बे की आवश्यकता होगी, कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी ये बताना है। एलसीएम अगर होगा इसमें, अगर एलसीएम होता है तब आप सभी का फिर भी कितना आंसर आएगा, 12 तो फिर भी नहीं आता है, 12 किसी भी हालत में नहीं आएगा। क्या बता रहे हैं, देखिए भावेश तिवारी जी का 9 आंसर आया है, नहीं, इसमें आपका क्या होगा, 21 ही क्या होगा आंसर होगा इसका, क्या होगा, 21 आंसर होगा, और वो होगा एचसीएफ। ध्यान रखना, अगर इसमें ऑप्शन नहीं है, यहाँ मिसप्रिंट हो गई होगी, या तो 12 तो किसी हालत में नहीं आएगा साथियों, ठीक है, किसी भी हालत में नहीं आएगा, यहाँ पर 21 दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन में मिसप्रिंट है, ठीक है, ये चीज आपको पता रखनी है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो, इसमें आपका 2 राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। जैसे देखो मैंने आपको कहा कि प्रतिशत टॉपिक नहीं है आपके, लेकिन रेशो जो दिया हुआ है उसमें देखो प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक है, तो ये समझना मत कि टॉपिक अगर नहीं दिया हुआ है तो आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है, दो या ना दो, वो आपके टॉपिक एड हो ही चुका है, ठीक है। प्रतिशत आपका बहुत अहम रोल रखता है। फ्रैक्शन हम पढ़ते हैं, फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन भिन्नों के ही प्रतिशत के ही पार्ट मान समझ सकते हो, ठीक है, बिल्कुल इसी के पार्ट होगा। देखिए मेरी तरफ से इसमें 21 आंसर होगा, फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो मैं एक बारी देख लूंगा क्वेश्चन को, फिर आपको कल इसके बारे में और बता सकता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए तो मैं इसके बारे में इतना ही बताऊंगा, इसके बारे में फिर मैं देखूंगा, ठीक है, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में कल और बता दूंगा, ठीक है। कोई भी अगर क्वेरी रहती है, कोई भी अगर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है तो उसके बारे में हम कल बात कर लेंगे, इस क्वेश्चन में और कुछ ज्यादा हम बात कर लेंगे, ठीक है, कल।
इसमें कोई अगर इससे कोई परेशानी होती है तो हम इस पे कल चर्चा करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ओके, इसका आंसर देखिए। तो देखिए आपके प्रतिशत में मैंने कहा है कि आपको प्रतिशत में कोई भी परेशानी होती है तो प्रतिशत का टॉपिक जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रतिशत आपके आपने कहा कि सर नहीं है। मैंने जब प्रतिशत आपको पढ़ाया था तब आपने कहा था कि सर हमारे सीटेट के अंदर ये प्रतिशत वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें आपसे क्वेश्चन तो प्रतिशत का पूछ लिया है, लेकिन इसमें क्या कहा उसने, उसने कहा है कि प्रतिशत तो उसने दिया है, 100% दिया है, लेकिन रेशो दिया हुआ है, तो आप इसमें कुछ भी नहीं कह सकते, कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिशत टॉपिक है, वो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन आपने जिस दिन देख लिया, ठीक है, तो वो भी आपका प्रतिशत ही समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम एबीसी की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ए मैंने रखा है, ठीक है, बी रखा है और सी रखा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आय का अनुपात क्रमशः 3, 5, 7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है, तीनों का ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यदि उसके आय में क्रमशः, यहाँ पर क्रमशः है, ठीक है, 50% यानी इसकी जो आय है हमारे पास, ये आय का रेशो है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 50%, 50%, ठीक है, और इसमें 60%, ओके, इसमें 60% और 50%, ठीक है, वर्दी कर दी जाए। अब ये बताइए, इसमें वर्दी कर दी जाती है, इसमें अगर वर्दी कर दी जाती है, देखो 3 दिया हुआ है, देखो सबसे पहले ए देखिए, ठीक है, 3 आपके पास रेशो दिया हुआ है, 50% की वर्दी हुई है। जब भी मैंने कहा कि 50% की वर्दी के लिए बोलता है तो मैं 150 कर देता हूं बटे 100 किया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अभी मल्टीप्लाई अल्टीप्लाई कुछ नहीं करना आपको, बस रेशो में रखते चलिए जिससे हम काटने में आसानी रहे, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे फिर काटोगे, क्या मतलब रहेगा, ठीक है। अब 5 जो आपके पास रेशो दिया हुआ है उसमें 60% अधिक वर्दी हुई है, तो 5 के अंदर क्या करना है, 60% वर्दी अधिक हुई है, 160 बटे 100 कर दिया मैंने, ठीक है। फिर बटे में सी आपको देखना है, सी में क्या करना है, वही 7 दिया हुआ है और उसमें 50% की वर्दी की है, तो आपके पास रेशो क्या बनेगा, ठीक है। तो नए आपके पास आय का रेशो क्या है, देखो मैंने 100 से तीनों 100 आपका कैंसिल कर दिया है, ठीक है, कर दिया कैंसिल। जीरो से मैंने देखो ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल कर दिया, ठीक है, कोई भी चीज ऐसी नहीं छूटी है। 5 से मैंने काट दिया, 5 3 15 हो गया, 5 से मैंने ये काट दिया, 5 3 15 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना बचा, 3 3 9 बचा है, ठीक है, ए का रेशो 9 है, दूसरे का रेशो कितना है, बी का रेशो है आपके पास 16 दिया हुआ है, और तीसरे का रेशो कितना है, 7 या 21, आपके पास 21 दिया हुआ है। तो बताइए ये ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है क्या, 9 16 21 दिया हुआ है क्या कहीं पे, 9 16 21 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, और नहीं दिया हुआ है तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा डी। क्या होगा, आंसर डी होगा, ठीक है। तो अब तो क्लियर है। अब बताइए यहाँ पर किसी को कोई इस क्वेश्चन में परेशानी हो तो, नहीं तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बता दीजिए जिसे भी अगर प्रॉब्लम आती है तो बता दीजिए, पूछ लीजिए अगर कोई किसी को परेशानी हो तो, ठीक है। ऑप्शन इसमें नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, नोटा, बिल्कुल डी ऑप्शन होगा, ठीक है। बिल्कुल सुमन जी, आपका 6 में डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर सबसे पहले, ठीक है। ओके गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें राइट आंसर आपके पास डी होगा। चलो ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। जब 100 लड़के, देखो बात ऐसी है, जो हमने वो क्वेश्चन दिया था वो सभी के लिए है, वो क्वेश्चन आपको भी करना है, देखना है, उसको समझना है अच्छी तरीके से, फिर हम कल उस क्वेश्चन पे और चर्चा करेंगे, ठीक है, जिससे आपको भी उसमें बहुत चीजें देखने को मिलेगी, और भी कुछ नई चीजें आपको उसमें रूबरू होगी, ठीक है। तो आपको भी कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको और भी उसमें और भी चीजें बता दूंगा, ठीक है, आपको भी कोशिश करके आनी है, ठीक है। आपके लिए वो समझ लेना कि आपको एक एग्जाम्पल है वो आपको करना है, ठीक है। उसके बारे में अभी और मैं और दे दूंगा, ठीक है। 7 का क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और उसका आंसर दीजिएगा। इसमें कहा गया है कि एक विद्यालय में लड़के भी दिए हुए हैं और लड़कियां भी दी हुई है, यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों दिए हुए हैं, बॉयज आपके पास है और गर्ल्स भी आपके दी हुई है। विद्यालय है आपके पास एक, उसके अंदर लड़के और लड़कियों का रेशो आपके पास दिया हुआ है, जल्दी से निकाल के दे दीजिएगा क्या आंसर होगा, ठीक है। बता दीजिए, देखते हैं कितनों का बिल्कुल राइट आंसर आता है, ठीक है।
चलो तो देखते हैं। गुड मॉर्निंग संगीता जी, गुड मॉर्निंग। 7 में डी आंसर। चलो देखते हैं इसमें 7 में डी है कि नहीं। देखो बॉयज आपके पास दिए हुए हैं और लड़कियों का रेशो आपके पास दिया हुआ है, यहाँ तक सभी का क्लियर है। जब 100 लड़कियां विद्यालय छोड़ देती है, एक बात ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पर किया है, मानो कि इसको बॉयज कितने हैं 4x मान लेते हैं, गर्ल्स कितनी 5x मान लेते हैं, ठीक है। यानी टोटल दोनों को ऐड करता हूं मैं अगर, तो आपके पास टोटल विद्यालय के स्टूडेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, मैं अगर इसको इस रेशो में लिख देता हूँ 4x बटे 5x, ठीक है। कितनी लड़कियां 100 लड़कियां विद्यालय छोड़ देती है, यानी टोटल लड़कियां कितनी थी 5x, इसमें से मैंने माइनस कर दिया 100, ठीक है, कर दिया 100, ठीक है। तो उनका अनुपात कितना हुआ आपके पास, यानी पहले तो आपके पास है बॉयज का, तो मैंने बॉयज के बराबर बॉयज का रख दिया, और नीचे वाला रेशो है 7, तो मैंने 7 रख दिया, ठीक है। और मैंने कहा कि तिरछा मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, यही कहा था, बिल्कुल कर लीजिए। तो 7 चौक 28 होता है, कितना होता है 28x, ध्यान रखना 28x हो गया बराबर, और 6 पंजे 30x आपके पास ये बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हो गया माइनस का 600, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 28x दिया हुआ है, अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा किसका, माइनस का, तो 30x माइनस 28x, और ये 600 जो माइनस के हैं अगर इधर लेके जाऊंगा तो हो जाएंगे प्लस के 600। क्लियर है। अब देखिए इसमें यहाँ पर आपका कितना बचा 2x, यही बचा ना, बराबर आपके पास दिया हुआ है 600, ठीक है। अगर मैं 2 से कैंसिल करता हूं तो आपके पास आता है 300। ध्यान रखना ये है आपके x की वैल्यू, कितनी है x की वैल्यू। अब आपसे जो भी पूछता है विद्यालय में कितने लड़के हैं, लड़कों की संख्या पूछते हैं, तो बॉयज आपके पास ये देखिए कितना है 4x, 4x है ना, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 300, तो 4 को क्या करूंगा मैं 300 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपके पास कितना बनता है 4 3 12, यानी 1200 आपका राइट आंसर है। और 1200 देखो ऑप्शन में कहीं भी नहीं है आपके पास, तो ये 3 हो गए गलत, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, कितना आंसर है 4 3 12, यानी कि आपका आंसर डी है। बिल्कुल सुमन जी, आपका राइट आंसर है डी। 1500 नहीं होगा, कारण देख लीजिए, जहां भी आपकी गलती हुई है वहां पे ध्यान से देखिएगा कि कहाँ पे हमने गलती की है और क्यों की है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, गलती करते हो फिर उसको देख लेना एक बारी, ठीक है, गलती कहाँ की है, जिससे आइंदा वो गलती ना हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए ये आपका ऑप्शन इसमें डी हो गया है। अब ये क्वेश्चन में आपको 3 4 क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, एक क्वेश्चन तो आपका वो पीछे वाला रह गया है, जिसको मैं आपको बता देता हूँ कौन सा नंबर का क्वेश्चन था वो आपके 4 वाला क्वेश्चन था, ठीक है। 4 वाला था, उसको 4 वाला था क्या 5 वाला था, 5 वाला था, ध्यान रखना, ठीक है। 5 वाला क्वेश्चन था एक, तो एक आपके पास था, एक में आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्या है टाइमिंग भी हो जाएगा अभी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 8 वाला क्वेश्चन है, मैं लिख लेता हूँ, ये क्वेश्चन मैं कल आपको दिखाऊंगा, आंसर करके लाना है सभी को। एक तो 5 था, एक 8 कर लीजिए, एक 9 कर लीजिए और एक 10 कर लीजिए, ठीक है। 3 4 क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आंसर आएगा, जैसे तैसे जैसे तोड़ फोड़ के आंसर लाना है आपको, ठीक है। जिससे आपको क्या है कि अगर आंसर ले आए ना कैसे भी घुमा फिरा के, तो आपको तरीके सीखने को मिलेंगे नए नए, ठीक है। बिल्कुल, तो आपके पास सारे रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कल मैं जरूर पूछूंगा इनसे, ठीक है। और कैसे आया है ये आपको पता रहना है, ठीक है। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सभी को आंसर देना है, ठीक है, जल्दी से जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको, मैं टाइम बहुत कम दूंगा आपको, ठीक है, टाइम बहुत कम मिलेगा आपको। 11 क्वेश्चन नंबर देखिए, 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ठीक है। सभी को आंसर देना है 11 का। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसमें बताना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये बताना है। देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से आंसर बता दीजिए, ज्यादा टाइम ना लगाए, ठीक है। पहली बात, रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक भी हो सकता है, क्या ये बात सही है, ठीक है। इसमें आपको बस
प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतने देख लीजिए, इसमें ज्यादा समझाने की बात नहीं है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को जितना हो सके उतने एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम से पहले ये चीजें देखने को मिले। योगात्मक मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन जितना व्यापक नहीं है। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन आप सभी जानते होंगे, और रचना भी करना जानते होंगे, रचनात्मक मूल्यांकन भी जानते होंगे। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट या योगात्मक असेसमेंट के बीच मुश्किल से ही कोई अंतर होता है। ठीक है, दोनों ही वही होंगे। ठीक है, और ऑल ऑफ सभी के ऊपर के सभी। ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए, अब इतना टाइम नहीं है क्योंकि टाइम यूं ही जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सभी के सामने मैं बता देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है आपको इन क्वेश्चनों की। जो भी कोई क्वेश्चन समझाने लायक होगा तो मैं उसके बारे में जरूर समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसका 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि योगात्मक मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन जितना व्यापक नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें कहा गया कि स्कूल आधारित मूल्यांकन। ठीक है, यानी कि स्कूल बेस असाइनमेंट जो आपके पास होता है। ठीक है, स्कूल आधारित मूल्यांकन शिक्षकों को इसकी अनुमति देता है। कौन अनुमति देता है? प्रत्येक सेमेस्टर में छात्रों का मूल्यांकन करें, यानी एसबीआई स्कूल आधारित मूल्यांकन शिक्षकों को इसकी अनुमति देता है। किसकी अनुमति देता है? प्रत्येक सेमेस्टर में छात्रों का मूल्यांकन करें। ठीक है, छात्रों को प्रतिक्रिया दिए बिना उसका मूल्यांकन करें, शिक्षार्थियों के साथ नियमित रूप से जुड़े, छात्रों का मूल्यांकन न करें। तो जल्दी से आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर बता दो, अब इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन को मैं बोल देता हूँ, बस आपको मैं जो बोलता हूँ उसमें समझना है। ठीक है, उसको समझ के आपको जल्दी से, जब तक मैं खत्म करूं क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सी आंसर आ रहा है। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सी सी की तरफ आंसर आ रहे हैं। चलो देखते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है कि शिक्षा, बिल्कुल इसमें पूछा जाता है कि शिक्षार्थियों के साथ नियमित रूप से जुड़े रहे हो। ठीक है, यानी जो भी स्कूल आधारित जो मूल्यांकन करते हैं वो शिक्षार्थियों के साथ जुड़े रहेंगे, विद्यार्थियों के साथ जुड़े रहेंगे, तो आपके उसमें आसानी रहेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर स्कूल आधारित मूल्यांकन पर केंद्रित है। अब देखो क्वेश्चन उसी प्रकार का था, केंद्रित है, क्या चीज केंद्रित है? शिक्षार्थियों की कमियों का निदान करना। ठीक है, उचित उपचारात्मक उपाय करना, शिक्षार्थियों के कौशल और दक्षताओं में निरंतर विकास करना, उपरोक्त सभी। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है? स्कूल आधारित जो मूल्यांकन होते हैं, यानी स्कूल पे जो मूल्यांकन किए जाते हैं। ठीक है, और मूल्यांकन कौन करता है ये भी आप सभी को पता है। ठीक है, केंद्रित है, क्या चीज केंद्रित है? सी आंसर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, सी आंसर की तरफ आ रहे हैं। चलो देखते हैं 13 में क्या आंसर बता रहे हैं आप सभी। चलो ध्यान से देखिएगा, स्कूल आधारित मूल्यांकन है। ठीक है, इसने ये नहीं कहा कि विद्यार्थियों पर आधारित मूल्यांकन है। ठीक है, ये चीज आपको पता रहनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 है। कारण मैंने इसलिए कहा था आपको कि स्कूल आधारित मूल्यांकन है, विद्यार्थियों पर आधारित मूल्यांकन नहीं है साथियों, ये चीज ध्यान में रखना है। वहां पर आपको ये चीज ही तो इम्पोर्टेंट है, शब्दों का खेल है। जिसने शब्दों को समझ लिया उसको कहीं भी परेशानी नहीं आती, इसलिए तो मैंने जवाब दिया था कि स्कूल पर आधारित मूल्यांकन है। ठीक है, उसमें अगर स्कूल पर आधारित मूल्यांकन करोगे तो वो देखो विद्यार्थियों की भी देखेगा। ठीक है, शिक्षकों की भी देखेगा। देखो प्रतिशत हम दोबारा से नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, वैसे हमारे जो एमसीक्यू है, मैंने आपको एमसीक्यू भी करवाए थे, बिल्कुल एमसीक्यू ले आऊंगा मैं। प्रतिशत से आधारित बेस जो एमसीक्यू है वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, एमसीक्यू करवाऊंगा और करवा भी दिए हैं मैंने। प्रतिशत पर आधारित एमसीक्यू मैंने करवा भी दिए हैं, सभी को पता है इस चीज का। ठीक है, एमसीक्यू चल रहे थे, मैंने एक दिन प्रतिशत वाले एमसीक्यू भी करवाए थे। ठीक है, और हम आएगा एक दिन जो सभी का कवर करते चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा। ठीक है, वैसे देखो मैंने लगभग लगभग सभी को रिवीजन कर दिया है। ठीक है, आपका ज्योमेट्री हो गया, 3D 2D जो संरचना थी वो हो गई। ठीक है, पेडालॉजी से संबंधित क्वेरी भी चल रही है साथ के साथ। ठीक है, नंबर सिस्टम वाला चल गया, एचसीएफ एलसीएम वाला चल गया, इंटीजर वाले चल दिए, सभी को मैंने कवर करवा दिया है। ठीक है, लेकिन उन क्वेश्चनों को आप छोड़ना मत। मैं इतनी सी विनती करता हूँ आपसे कि जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ उन क्वेश्चनों को दोबारा से रिवीजन कर लेना। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल रही है सभी को टाइम पे। ठीक है, तो फिर देखिएगा आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट रखना। ठीक है, कई क्वेश्चन तो आपको इसी प्रकार देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल मैं एमसीक्यू करवा सकता हूँ, एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू में मैं सब रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका मिल गया आपको। आगे देखिए, सी सी
ई का मतलब क्या है ये बताना है आपको कि CCE का मतलब क्या है। ठीक है, सतत पाठ्यचर्या परीक्षा यानी कि कंटिन्यू सर्कुलम एग्जामिनेशन। ठीक है, सर्कुलम एंड को सर्कुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, कंटिन्यू एंड कंपेरिहेंशन इवैल्यूएशन। ठीक है, कंपल्सरी कंपेरिहेंसिव और इवैल्यूएशन। जो भी आपका है तीनों में से चारों में से क्या ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए और जल्दी से आंसर बताइए। CCE का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसके इंपॉर्टेंट लगा लो, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, CCE स्टैंड फॉर, CCB का फुल फॉर्म क्या है? सी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, देखते हैं क्या आंसर होगा। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, दोनों में याद रखने हैं। हिंदी भी पूछ सकता है, इंग्लिश में, जो भी आपका। CCE के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है नहीं, सत्य नहीं है वो बताना है जो उसके बारे में नहीं। एक क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर दे दो, इसमें पूछा सत्य कौन सा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मैंने हर बार यही चीज कही है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइए, देखते हैं इसका कितनों का राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो ये एक स्कूल आधारित मूल्यांकन है। यह शिक्षार्थियों के बीच तनाव को कम करता है, ये अंकों के बजाय ग्रेड का उपयोग करता है, शिक्षकों पर बोझ बढ़ाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या राइट आंसर होगा इसका। जल्दी से कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाए। डी, डी की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल डी हो गया आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट चल रहे हो आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। निम्नलिखित में से, ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक क्षेत्र में निर्माणात्मक मूल्यांकन में उपयोग किया जाने वाला उपकरण नहीं है नहीं, नहीं है। उपकरण कौन सा नहीं है इसमें? संवादी कौशल, ठीक है, ओपन एंडेड सवाल, परियोजनाएं, कक्षा गतिविधि। क्या होगा? क्लासरूम एक्टिविटी बिल्कुल मायने रखती है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या राइट आंसर होगा आप सभी का। जल्दी से आंसर बता दीजिए। ठीक है चलो, यू वेलकम, बहुत अच्छी बात है। 6 में ओके, ए बी में आंसर आ रहा है, देखते हैं किसका राइट आंसर होगा। ए, बिल्कुल। इसमें क्या कहा गया है? 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी संवादी कौशल। इसमें कहा क्या कहा जा रहा है? शैक्षणिक क्षेत्र में, यानी जो शिक्षा के कार्य हैं, उस निर्माणात्मक मूल्यांकन में उपयोग किया जाने वाला उपकरण नहीं है। क्या उपकरण नहीं है? देखो, कक्षा की एक्टिविटी मायने रखती है, मैंने आपको पहले ही बोल के ही बता दिया था ये चीज। तो ये तो किसी ने आंसर नहीं दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट, बिल्कुल प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो काम होता है। प्रोजेक्ट, किसी भी कोई भी काम करोगे आप, प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई टीचर की जगह हो तो आपको पहले एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब प्रोजेक्ट, इसका मतलब ये नहीं है कोई प्रोजेक्ट बना दीजिए। ठीक है, काम करने का एक प्रोजेक्ट तरीका। ठीक है, उसके लिए ओपन एंडेड सवाल, यानी सवाल जो क्वेश्चन पूछते हो कक्षा के अंदर, वो भी बहुत मायने रखता है। लेकिन संवादी कौशल ये आपका मायने नहीं रखता, उसके अंदर कोई जरूरी खास बात नहीं है ये चीज। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानदंड नहीं है, रचनात्मक बिल्कुल है, ये हमने पहले क्वेश्चन में ही ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? रचनात्मक और योगात्मक दोनों है, ये मैंने अच्छी तरीके से आपको पहले पहले ही क्वेश्चन में ये चीज बताई गई थी। ठीक है, प्रकार है,
तो आपका देखो कौन सा नहीं हो सकता, सी सी ही हो गया आपका, सीधा सीधा एक हो जाएगा मेरे हिसाब से नॉर्म्स, ठीक है, यानी मानदंड, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तो पहले क्वेश्चन में बेकायदा पहले ही कहा गया है कि रचनात्मक योगात्मक से अधिक अच्छी तरीके से है या नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बिल्कुल इसका 17 का ए आंसर सीधा सा बात है। देखो पहले वो काम सिस्टम वो ध्यान में रखना है। मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ कि मैंने कहीं एक कहानी सुनी थी कि किसी ने पूछा कि फ्रीज दिया हुआ है, सुनी है मैंने, ठीक है, उसके लिए मैंने किसी ने मेरे को भी पूछा था कि एक फ्रीज दिया हुआ है और एक फ्रीज को फ्रीज में हाथी कैसे रखेंगे, ठीक है, हाथी को। तो देखो उस समय मेरे को इसका आंसर नहीं पता था, झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो उसमें क्या कहा कि उसमें क्या हुआ कि मैंने कहा था कि उसने खोला, फ्रिज को खोला और हाथी को रख दिया, ठीक है, खोल के उसमें रख दिया। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो पहले ये कहा था कि इतना बड़ा हाथी फ्रिज में कैसे आएगा, ठीक है। उसने फिर मेरे से पूछा, चलो कोई बात नहीं, इसमें अगर मैं गधा रखना चाहूँ, मतलब मैं फ्रिज के अंदर गधा रखना चाहूँ तो कैसे रखूंगा? तो मैंने कहा कि फ्रिज को खोलो और गद्दा रख दो, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है कि पहले तो इसमें से इसको निकालो बाहर, ठीक है। इसमें से ध्यान रखना मैं ये कहानी आपको क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि ये कहानी में इसी वक्त क्यों कह रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि फ्रिज को खोलो और गद्दे को अंदर रख दो, लेकिन फिर इसका आंसर मेरे को गलत लगा, गलत हुआ। क्या हुआ इसका आंसर? पहले तो जो अंदर बैठा हाथी है उसको बाहर निकालो और फिर उसके बाद में गधे को अंदर रखो, ठीक है। फिर इसने मेरे को तीसरा क्वेश्चन पूछा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा कि जंगल में एक पार्टी हो रही थी, वहां पर सभी जानवर आ रहे थे लेकिन एक जानवर नहीं आया। ये पूछा, एक जानवर कौन सा नहीं आया? मैंने कहा शेर नहीं आया होगा क्योंकि वो सभी जानवरों को खा जाता। लेकिन उसने कहा कि नहीं, शेर भी आया है, एक जानवर और है जो नहीं आया। मेरे को पता नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? वो गधा। क्या? वो गधा। इससे ये मैंने आपको क्या चीज समझाना चाह रहा हूं कि वो चीज आपको पता होनी चाहिए, यानी शुरू से लेकर जो आपने जहां से स्टार्ट किया है, ठीक है, वहां से लेकर आपकी नजर जहां अभी तक है वहां तक होनी चाहिए। इस क्वेश्चन ये मैंने कहानी इसलिए कही है कि जो आपका पहला क्वेश्चन है जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड ना हो, ठीक है। जब आप उसी चीज के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, ठीक है, उसी चीज से, तो आपको क्या करना है, ठीक है, बिल्कुल। तो जो गधा है वो आपका उसमें होगा कि गधा एंट्री नहीं कर पाया क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रीज में बंधा है। यानी कि आपकी जो ये कहानी का पूरा रहस्य है उसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर होगा वो स्टार्टिंग में ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको जो पहले से है वहीं से ध्यान रखना है, ठीक है। यानी जो जहां से स्टार्ट किया है वो भी आपके नजर में रहना चाहिए उस क्वेश्चन अंतिम वाले क्वेश्चन तक भी, ठीक है। जिससे क्या है कि आपकी जो बीच वाली सभी चीजें हैं कवर हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी चीज आप कहानी भी सुनो तो उसमें से कुछ चीजें ऐसे निकाला करो जो आपकी जिंदगी में काम में आए, ठीक है। बिल्कुल काम में आती है, 100% आती है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका मतलब यही है कि मैंने जो आपको पहले वाला क्वेश्चन दिया था उसके अंदर ही उसका आंसर था, अगर देखा होगा तो। इसलिए मैंने आपको ये इतनी फालतू की रामायण कही है, ठीक है। तो इसमें देखिए 18 में क्या हो रहा है, डी आंसर आ रहा है सभी का, ठीक है। इसमें क्या आंसर आया? बी आया है, डी आया, ठीक है। आकलन का एक उपयोग, इसमें क्या कहा, आकलन को एक उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए सावधान रहना चाहिए। किससे सावधान रहना चाहिए? विभिन्न छात्रों के बीच तुलना करना, ठीक है। छात्रों को बुनियादी बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थियों के रूप में लेबल करना, ठीक है। छात्रों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थियों के रूप में लेबल करना, उपयोगी एवं रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए। देखो विभिन्न छात्रों के बीच तुलना करना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। शैक्षणिक और सह शैक्षणिक सीमाओं के पार छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना, प्रतिक्रिया देने के लिए तकनीकी भाषा का उपयोग करना, ठीक है। इसने क्या कहा है कि आकलन करना है और आकलन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंटों के अंदर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा स्टूडेंट बुद्धिमान है और कौन सा स्टूडेंट थोड़ा वीक है, कमजोर है, उसी के अकॉर्डिंग तो आप ध्यान दोगे, ठीक है। अगर सभी को आप बुद्धिमान लेकर चलोगे तो वीक का क्या होगा, और सभी को अगर वीक लेकर चलोगे तो बुद्धिमान का क्या होगा,
वो भी तो आगे बढ़ना चाहता है। तो आपको लेबल करना पड़ेगा टीचरों स्टूडेंटों पर कि किस प्रकार से बच्चे देखने को मिलेंगे। अगर देखो बात ऐसी है, मैं अगर उसी तरीके से पढ़ाने लग जाऊं, ठीक है, तो मुझे पता है कि ये नॉर्मल चीजें हैं, फ्रैक्शन सभी जानते हैं, प्रतिशत सभी जानते हैं, मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाने लग जाऊं तो वो हो जाएगी चोट। तो लेवल लगाना जरूरी है कि विद्यार्थियों में देखो लेवल होगा कि आपके पास कुछ विद्यार्थी इंटेलिजेंट भी होंगे और कुछ विद्यार्थी वीक भी होंगे, ठीक है। अभी कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आंसर देते हैं और कुछ नहीं देते हैं, लेकिन उनके बारे में उनकी फीलिंग को भी समझना पड़ेगा मेरे को, इसलिए मैं लेबल करना जरूरी मायने रखता हूँ। तो छात्रों को बुद्धिमानी का औसत शिक्षार्थियों के रूप में लेबल करना जरूरी है, ठीक है। तो पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसलिए देखो लेबलिंग का मतलब नेगेटिव रोल से तो आपको ठीक है, लेकिन समझना इस चीज को, ठीक है। लेबल करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनमें फर्क करने लग जाओ, ठीक है। तरीके का मतलब है कि कोई टीचर होगा, अगर आकलन करेगा कोई विद्यार्थी का, तो वही दो ही तरीके हैं कि आपके पास या तो बुद्धिमान होगा या वीक होगा या एवरेज। वीक इसने नहीं कहा है, वीक नहीं कहा, इसने कहा है कि औसत, ठीक है। अगर वीक हो जाता तो आपका लेवल थोड़ा मतलब नेगेटिव रोल हो सकता था, लेकिन इसने औसत रोल दिया है, मतलब कुछ विद्यार्थी होते हैं और कुछ विद्यार्थी उसके तरीके के होते हैं, नेगेटिव नहीं है। लेबल नेगेटिव तरीके नहीं है। अगर औसत नहीं देता, वहां पर वीक दे देता, कमजोर दे देता, तब आपका जाके वीक नेगेटिव होता, ठीक है। लेकिन इसमें एवरेज दिया हुआ है, एवरेज आ जाता है ना, तब उसका मतलब ये कहीं भी नहीं होता कि विद्यार्थी कमजोर है और बुद्धिमान है। एवरेज का मतलब होता है बुद्धिमान भी है और कमजोर भी है, यानी मीडियम की है, ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेबलिंग कई तरीके की होती है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब ध्यान रखना है इस चीज का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, आधारित मूल्यांकन मूल्य के रूप में इस सिद्धांत पर आधारित है, स्कूल के आधारित। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका राइट आंसर होगा 2, इसका करेक्ट आंसर होगा। और 2 इसमें ऑप्शन में ये रहा, ये 2 होगा। ध्यान रखना इसमें ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है और ये है 4। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, 20 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें इसका राइट आंसर होगा नीड ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की जरूरतें। सीखने के लिए मूल्यांकन में निम्नलिखित को छोड़कर, निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाता है। छात्रों की जरूरतों को छोड़कर, ठीक है, बाकी सबको ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब छात्रों की तो क्या क्या जरूरत हो सकती है, खेलने की जरूरत है, ठीक है। तो अब जितने क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से मैंने आपको शायद कितने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं आपको करने के लिए दिए हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन हम कल उसके बारे में बात कर लेंगे। क्वेश्चन को आपको भी करके लाना है, स्क्रीनशॉट के लिए मैंने कह दिया है, ठीक है। और अपना फीडबैक जरूर देकर जाइए सभी, कैसे लगी क्लास हमारी, ठीक है, बिल्कुल। तो हम इन 4 क्वेश्चनों को कल और अच्छी तरीके से सोल्व करेंगे। ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा उस प्रकार फंस गया था, ठीक है, आंसर तो आ रहा है, लेकिन उसके बारे में हम और जानकारी अर्जित करके हम बातचीत करेंगे, ठीक है। आपको भी अर्जित करना है, जो भी उसके अंदर रिसर्च कीजिए, आप उसमें कोशिश कीजिए। देखो मैं भी करूंगा, आपको भी करना है, ठीक है। अगर देखो मैं भी करूंगा, आप भी करोगे, तो नई चीजें हम जरूर सीखेंगे, ठीक है। आप कुछ बातें करना, मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के अंदर, मिलते हैं कल इन्हीं क्वेश्चनों के साथ, और भी आपको इंटरेस्टिंग लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। और गैप मत देना, बस सबसे उम्मीद बात आपसे मैं यही कहता हूँ, उम्मीद यही बांध रखा हूं मैं आपको, कि कभी भी स्पेस मत देना जब भी आप तैयारी करने लगो, ठीक है। मैंने बहुतों को देखा है, स्पेस देते ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बहुत इतना पढ़ते हैं एग्जाम से पहले, और एग्जाम के नजदीक आते ही टच छूट जाता है, तो वो फिर आपके प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो आप जैसा भी मैंने आपको सभी को कहा है, जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं, आंसर सभी को देना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।